हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। इससे पहले कि हमने उत्तर अमेरिका के 4 पार्ट देख लिए, मतलब कि 4 पार्ट कंप्लीट हो गए इसके, और जिसमें हमने उत्तर अमेरिका की लोकेशन जानी और उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी थी। और उत्तर अमेरिका में हम लोगों ने देखा था कि उसके पर्वत श्रेणियाँ देखी, और पर्वत श्रेणियों के साथ साथ हमने पठार भी देख लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो झील तथा नदियाँ होगा उत्तर अमेरिका का, और पार्ट 5 रहेगा। लेकिन स्पेशल में बात करूँ तो हम स्पेशल झीलों की बात करेंगे, और आज हम स्पेशल जो लेक्स पढ़ेंगे, स्पेशल लेक्स पढ़ेंगे इसमें आज हम। तो चलो ठीक है, मेरे साथ मैं बता दूं, मेरे साथ एक मैप ड्रॉ कर लीजिए। जैसे मैं पहले ही बोला, जितने भी हम टॉपिक कवर करेंगे हर बार मैप ड्रॉ करेंगे, तो एक मेरे साथ मैप आप ड्रॉ कर लीजिए उत्तर अमेरिका का। ये आपका हडसन की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है, गल्फ ऑफ हडसन इस प्रकार से। और ये आपका कंटिन्यू जाएगा यहाँ से इस प्रकार से। ये आपका अलास्का यहाँ से राउंड करते हुए, ठीक है। और ये आपका इस वाला पार्ट यहाँ पे मैंने बताया था लॉरेशियन भूमि लैंड है, और लॉरेशिया का पठार भी इस वाले भाग पे। ये आपकी गल्फ ऑफ हडसन है, गल्फ ऑफ फंडी कंटिन्यू आएगा ऐसे। और ये यहाँ पे इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा ग्वाटेमाला वगैरह, और कंटिन्यू ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फ्लोरिडा। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको ये वाला हिस्सा पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं, ये चीज़ें बेसिक बता चुका हूँ। हाँ, जिन लोगों ने जो नए आए हैं या जो जुड़े हैं नए स्टूडेंट्स, उनसे बोलूँगा कि आपको ये लेक्चर तभी समझ में आएगा तब आप जाके पहले के लेक्चर जाके देखोगे, न तो अन्यथा आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आने वाले। क्योंकि आपको तभी ये समझ में आने वाले हैं तब आप पहले के जाके लेक्चर देखोगे कि मैंने क्या बताया है इससे पहले। तो इसमें आपका गल्फ ऑफ फंडी और ये आपका गल्फ ऑफ हडसन हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और ये हो जाएगा फंडी की खाड़ी। तो ये मैंने बताया ये फ्लोरिडा है, ये आपका ये वाला हिस्सा ग्वाटेमाला वगैरह था। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और ये आपका हडसन की खाड़ी है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्पेशली हम लोग जानने वाले हैं। इसमें जो हमें जानना, आज हम झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो झीलों से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है यहाँ पे ये सब चीज़ें मैप पे लोकेशन में बार बार करा चुका आपका। यहाँ पे मतलब ग्रीनलैंड आ जाएगा, यहाँ पे ये वाले हिस्से पे आपका ऐसे करके यहाँ पे ये ग्रीनलैंड आ जाएगा। ये द्वीप है, आइलैंड, छोटे छोटे करके आइलैंड है। ये आपका इधर पर अलास्का है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे झीलों की कर लें बात। और ये हमने बना दिया। ये आपकी 49वीं अक्षांश रेखा है, ये आपकी है 49वीं अक्षांश रेखा। इस तरफ लिखे देता मैं 49वीं अक्षांश रेखा, जो यूएसए है आपका, मतलब अमेरिका है, ये कनाडा, इनको दोनों को बीचों मतलब कि डिवाइड करती बांटती है। इन दोनों पार्टों को मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, ये वाला भाग जो कहलाएगा ये आपका कनाडा है, और ये यूएसए है। यहाँ से फिर देखोगे कि यहाँ पे ऐसा ये वाला हिस्सा आपका अलास्का कहलाता, अलास्का। यूएसए के कंट्रोल, मतलब यूएसए का 49वां स्टेट है, राज्य है, ये स्टेट है। 49 लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड लाइन से जो डिवाइड करती है। 49 लेटीट्यूड आर डिवाइडेड कनाडा एंड यूएसए। तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, और हमारा टॉपिक जो रहेगा, और आज का टॉपिक तो हम लेक है, और लेक के ऊपर चर्चा कर लें। तो इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि कुछ यहाँ से लाइंस निकलती हैं। जैसे कि हम ग्लोब देखें, एक हल्का सा, ये हमारा रहा ग्लोब, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लोब है।
जिससे कुछ लाइंस निकलती हैं, जैसे ये आपकी हो जाएगी 0 डिग्री, इसे आप भूमध्य रेखा बोलोगे, भूमध्य रेखा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन। आप लिखते जाना, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहेंगे तो मैं उनको इंग्लिश में वॉकेब बोलता जाऊंगा, तो इसको 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। और जे वाली जो लाइन कहलाएगी आपकी कहलाएगी कैंकर। तो 23 से 1/2 इसे बोलेंगे कर्क रेखा, नॉर्थ उत्तरी, इसी को बोलते हैं आपको कर्क रेखा। और इसी नीचे वाले पॉइंट पे देखूँ जो दक्षिण की तरफ होगी, इसको बोलेंगे 23 सही 1/2, ये वाली लाइन आपकी कहलाएगी मकर रेखा। क्या कहलाएगी? मकर रेखा। फिर एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है, तो ये है 66 सही 1/2, क्योंकि ऊपर आर्कटिक सागर है तो आर्कटिक व्रत, क्योंकि व्रत का निर्माण करती है गोल पूरा। और नीचे है 66 सही 1/2 अंटार्कटिका, क्योंकि नीचे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिक व्रत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य, मतलब कि मेडिटेरियन, सॉरी 0 डिग्री इक्वेटर, जो 0 डिग्री 20 से जो डिवाइड करती है उत्तरी ध्रुव मतलब और दक्षिणी ध्रुव। तो इसको जो 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो ऊपर वाले भाग, इस वाले भाग को जो 0 डिग्री है इसको बोलेंगे आपको इक्वेटर। फिर इसके ऊपर उत्तर में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएँ या साउदर्न हेमिस्फीयर में जाए, तो 23 जो 23 से 1/2 है, ऊपर लाइन को कर्क रेखा और नीचे जो उत्तरी, और तो इसको बोलेंगे कैंकर, और नीचे वाले भाग को बोलेंगे कैप्रिकॉन। 23 से 1/2 क्या बोलेंगे? कैप्रिकॉन बोलेंगे। फिर नीचे आएंगे हम इस वाले हिस्से पे देखेंगे, तो ये देखिए 66 से 1/2 ऊपर वाला, ऊपर क्या है? ऊपर जो आपका है वो क्या है? आर्कटिक व्रत है, मतलब कि आर्कटिक, आप मैंने बताया था आप लोगों को कि इस वाले हिस्से पे एक आर्कटिक है, वो महासागर है। तो आर्कटिक जो महासागर है वो 66 से 1/2 आर्कटिक महासागर, तो इसलिए उसी के नाम पे आर्कटिक व्रत बोलते हैं, क्योंकि एक पूरा व्रत का निर्माण करती है। और ये है आपका अंटार्कटिक व्रत, नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है अंटार्कटिका, तो इसलिए किसका निर्माण करती है? तो इन लाइनों के नाम है, ये उत्तरी और दक्षिणी, मतलब कि नॉर्दर्न और साउदर्न। तो हमें जो उत्तर अमेरिका का, स्पेशली अगर मैप पे आप एटलस है आपके पास तो उसमें खोल के देखिएगा, तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ से क्रॉस होती है जो सबसे पहले, और जिसमें लाइन की बात करने जा रहा हूँ, जो लाइन यहाँ से क्रॉस होती है उस लाइन को बोलते हैं, यही वाली लाइन आर्कटिक व्रत। जो ये लाइन है यहाँ से निकलती है अलास्का से, इस प्रकार से ऐसे निकलेगी और आपकी गल्फ ऑफ हडसन, मतलब हडसन खाड़ी होती हुई, और इधर से आपकी ग्रीनलैंड कंटिन्यू ऐसे निकल जाएगी और इधर आ जाएगा आपका आइसलैंड। तो यहाँ आगे जाके एक बार आपको मिलेगा जिसका नाम है, इस वाले हिस्से पे मिलेगा आपको, कंट्री है आइसलैंड। इसका क्या नाम है? आइसलैंड। ये यूरोप का कंट्री है आइसलैंड। तो यहाँ से वो क्रॉस करती लाइन जाएगी। तो लेकिन पहले हम बात कर लें उत्तर अमेरिका के, कि उत्तर अमेरिका के कितने भागों से होकर के आर्कटिक जो लाइन है, आर्कटिक जो सर्किल है वो निकलता है या गुजरती है, पास करती है। तो हेडिंग आप डालेंगे कि उत्तर अमेरिका से, ऐसा लिख लिए आर्कटिक व्रत उत्तर अमेरिका के निम्न देशों से होकर जाता है, निम्न देशों से गुजरता है, लाइन गुजरती है, सॉरी। तो देखो इसमें ये हेडिंग डालेंगे आप, और फिर इसमें नंबर 1 करके लिखेंगे। सबसे पहले आपका आएगा क्या? अलास्का। क्या आएगा पहले? अलास्का, जो किसका कंट्रोल है? इसका, यूएसए का, ठीक है। तो दूसरे पे आप कौन सा लिखेंगे? दूसरे पे आप लिखने वाले हैं क्या? कनाडा आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? कनाडा। फिर तीसरे पे आपके क्या आएगा? ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। तो देखो, तो ये हम जो लिख रहे हैं, जैसे ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड अगर ज्योग्राफिकल भौगोलिक हिसाब से मैं बताऊं कि जो यहाँ पे ग्रीनलैंड है भौगोलिक हिसाब से, तो भौगोलिक हिसाब से जो ग्रीनलैंड है वो कंट्रोल, मतलब भौगोलिक हिसाब से नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। यदि मैं पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक मैप के अकॉर्डिंग बताऊं कि राजनीतिक इस पर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किसका है, तो इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्रोल है वो आपका डेनमार्क का है, ठीक है। जो यूरोपीय कंट्री है, जो यूरोप का क्या है, एक देश है। तो इसमें आपने देख लिया
तो इसके स्पेशल, बाकी तो आपके इसमें एक लिखने को हडसन की खाड़ी भी आ जाएगा। तो फिर आपको लिखना है कि अगर पूछ ले कि हडसन की खाड़ी से कौन सी लाइन निकलती है, तो आप इसमें अगला लिखना चाहो तो चौथा लिख सकते हैं, हडसन की खाड़ी, हडसन खाड़ी। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके उत्तर अमेरिका के। अब ये लाइन क्या है, आगे भी जाती है और ये जो पास करती है वो यूरोप महाद्वीप में भी पास करेगी, जिसकी आपका आइसलैंड को भी पास कर रही है। तो बाकी मैं बताने के लिए अभी बता दूं, लेकिन उत्तर जब हम यूरोप पढ़ेंगे वहाँ भी देख लें। तो आप, ये तो थे हमारे स्पेशली बात की मैंने उत्तर अमेरिका की। यहाँ पे जो हमने पढ़ा जो उत्तर अमेरिका के, देखिए कि आर्किटेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि किन किन देशों से या किस जगह से या किस नदी को ये लाइन काटती है, किन नदियों से होकर गुजरती है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो बनेंगे उत्तर अमेरिका के, तो हमने देख लिया। अब हम इसके बाद देखेंगे, इसमें देखने वाले हैं यूरोप के, यूरोप महाद्वीप के। तो यूरोप महाद्वीप कि किन देशों से होकर के लाइन गुजरती है। तो यूरोप महाद्वीप देख लेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं आइसलैंड। क्या है, आइसलैंड आएगा नंबर 1 पे पहला। तो आर्कटिक सर्किल की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कि आर्कटिक वृत्त जो क्रॉस लाइन होकर गुजरती है। तो पहला आएगा आपका इसमें आइसलैंड। आइसलैंड तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है आइसलैंड के बारे में, कि आइसलैंड की जो कैपिटल है, मतलब राजधानी है, वो रेकजाविक है। और ये सबसे उत्तरतम, पूरे अगर विश्व के मैप के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये सबसे विश्व की उत्तरतम राजधानी है। आप कृपया करके मुझे ऐसा करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि विश्व की सबसे दक्षिणतम, मतलब सबसे साउदर्न कैपिटल कौन सी है। तो कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर देना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम इसमें देखते हैं कि इसमें देखा आइसलैंड है, फिर आगे जैसे जाएंगे तो यूरोपीय कंट्रियों में एंट्री हो जाएगी हमारी। तो दूसरे पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा नॉर्वे। हमारे स्कैंडिनेवियाई कंट्री है, वो हम यूरोप में जानेंगे इनको। फिर तीसरे पे आपका आएगा इसमें स्वीडन, स्वीडन आ जाएगा। चौथे पे देखो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। क्या कहेगा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, और एक आपको और मिलेगा फिनलैंड। और पांचवा मिलेगा आपको यहाँ पे रूस। थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं कि जो आर्कटिक सर्किल इनसे गुजरा है 5 कंट्रियों, बाकी तो रूस, देखो रूस पे कंट्रोल जो है 2 कंट्रियों का, क्योंकि रूस को जो डिवाइड करता है यूराल पर्वत है, जिसमें आधा भाग आता है आपका यूरोप में और आधा भाग आता है आपका रसिया में। तो यूरोप वाला भाग है जहाँ से ये निकल कर जाती है। तो आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है और रूस है। बाकी मैं इनकी सबकी कैपिटल में बाद में बता दूंगा जब यूरोप पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। अभी आपको बस यहाँ ये देखना है कि यूरोप महाद्वीप से के कौन से देश है जहाँ से आर्कटिक सर्किल निकलता है। बाकी मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरे मतलब कि कर्क रेखा कहाँ से जाती है, मकर रेखा, 0 डिग्री और आपका मतलब ग्रीनविच लाइन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देख लेंगे कि कौन चीज़ कहाँ से जाती है। हाँ, अब हम बात करते हैं स्पेशली यहाँ पे झीलों की। तो मैं झीलों में सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं हम। ठीक है, मेरे साथ ऐसा करना, आप नोट करते जाइएगा कृपया, क्योंकि आप अगर लिखेंगे नहीं तो ऐसे याद नहीं रहने वाला आपको। तो जो मैं बताऊँ यहाँ पे जितना भी सारा डिस्कस करूँ, तो मेरे साथ मैप बनाइए, मेरे साथ नोट कीजिए, मेरे साथ चीज़ें लिखिए, तो आप फिर आसानी होगी। और एक बात और बता दूँ कि जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं, पूरा मतलब वर्ल्ड की मैपिंग ज्योग्राफी की, तो जितने मैंने कहा भी था कि जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अभी तक, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी एग्जाम्स में, वो सारे मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा। फिर देखना आपको कितनी आसानी से बनेंगे वो क्वेश्चन। तो एक नज़रिया दिखा रहा मैं, तो आप मेरे साथ पढ़ना है तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए और मैं जैसा मैं बोला वैसा मुझे फॉलो कीजिए। फिर देखिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। हाँ, अब मैं बात कर लूँ इन झीलों की। तो ये वाला भाग आपका कहलाता है कनाडा का। तो कनाडा की झीलें हम पढ़ लें तो हेडिंग आप डालेंगे कनाडा की झीलें, मैं यहाँ लिखवा दूंगा कनाडा की झीलें। तो कनाडा की जो झीलें हमें देखनी है, तो इसमें सबसे पहले कनाडा की झील में जो हम देखने वाले हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं पहली झील है, और वो है हमारी यहाँ पे मिलेगी। ये मैं लाइन मिटा दूँ, फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये तो मैं कर ही चुका, तो आप मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी कॉपी मत मिटा दीजिए।
ए वाली पहली यहाँ पे झील है जिसका नाम है आपका, ए वाली लाइन है, मैं यहाँ लिखता जाऊँगा ना तो यहीं लिख देता, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट बियर, इसका नाम है ग्रेट बियर झील, ठीक है। तो पहले नंबर की हम कनाडा की झीलें पढ़ रहे हैं, तो ग्रेट बियर झील है। फिर इसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें, तो सेकंड नंबर पे जो आएगी ग्रेट स्लैब आएगी। बाकी मैं इनके बारे में बताता हूँ। ये दूसरे नंबर इस ग्रेट स्लैब। तीसरे नंबर की आएगी जो आपकी, वो आएगी आपकी अथावस्का, ठीक है। तो 1 2 3, तो 3 और चौथे नंबर की रेनडियर या रेनियर भी बोलते हैं, रेंडियर भी बोलते हैं। तो चौथे नंबर की आपके यहाँ पे मिलेगी, तो इसको बोलते हैं रेनियर या रेंडियर, और ये 5वें नंबर की यहाँ मिलेगी आपको विनिपेग, ये आपकी विनिपेग मिल जाएगी। तो ये 5 झीलें हैं जो आपकी स्पेशल कहाँ पे हैं, जो 5 झीलें हैं जो आपकी स्पेशली बात की गई है, तो ये आपकी 5 झीलें हैं कनाडा में हैं। अब मैं इनके ऊपर जो बात करना चाहता, तो देखो हम यहाँ देख रहे हैं कनाडा की झीलें। तो कनाडा की झीलों में हमने सबसे पहले क्या 5 झीलें देखना, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथावस्का, रेंडियर, रेनियर और विनिपेग बोलते हैं। ये आपको यहाँ पता है, यहाँ पे जो खाड़ी है, यहाँ पे ये खाड़ी है, इसका नाम है मैकेंजी की खाड़ी, मैकेंजी खाड़ी, ठीक है। और ये वाला ऊपर वाला सागर कहलाता है, ये ब्यूफोर्ड सागर है। ये क्या है, ब्यूफोर्ड सागर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट जो हमें एक चीज़ यहाँ पे देखनी है, और वो हम स्पेशली बात कर रहे हैं ग्रेट बियर के बारे में। तो पहली झील में लिख रहा है यहाँ पे ग्रेट बियर, ग्रेट बियर झील। तो ग्रेट बियर के बारे में बात करें, और ये सारी की सारी कनाडा की झीलें हम पढ़ रहे हैं। तो ग्रेट बियर के बारे में हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जानने हैं, तो वो हम जान लें इनके बारे में कि ग्रेट बियर जो है ये आर्कटिक सर्कल, मैंने बताया था कि आर्कटिक सर्कल इसी ग्रेट बियर झील से, जो आर्कटिक सर्कल की जो लाइन है, ये सब लिख रहे थे जो लाइन, ये ग्रेट बियर झील से मध्य से होकर गुजरती है। तो आर्कटिक सर्कल के मध्य से होकर के गुजरती है। और इसमें इम्पोर्टेंट है ग्रेट बियर में, और इम्पोर्टेंट आपका और मिलेगा कि इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें ये लिख लेना कि आर्कटिक वृत्त मध्य से गुजरता है। ये हो जाएगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, इस झील की एक खासियत और है, इसके आसपास एक एक्समो जनजाति पाई जाती है। तुम लोगों ने देखा होगा कई मूवियों में जहाँ पे शूटिंग होती है, मतलब कि बर्फीले वाले एरिया में, तो वहाँ पे एक देखोगे कि कुत्ते मतलब एक गाड़ी को खींचते हैं, जिसे मतलब एक एक्समो जो जिससे रेनडियर टाइप का रहता है ना, मतलब उसे कुत्ते खींचेंगे, ऐसे खींचते जाते, कुत्ते गाड़ी बोलते हैं उसको, मतलब जैसे बर्फ़ में आसानी होती है खींचने में। तो एक्समो जनजाति उनका यूज करती है। और एक एक्चुअली स्थिति और है कि इसमें जो एक्समो है, यहाँ पे एक अपना घर बना के जो रहते हैं, इनके घरों को जो बनाते हैं तो उनको बोलते हैं इग्लू। तो ये आप इन्फॉर्मेशन आप इसमें लिख ली कि इसमें और एक चीज़ हो रही है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं। यहाँ पे एक अयस्क मिलता है इस झील के पास से, जिसका नाम है रेडियम। तो रेडियम अयस्क प्राप्त होता है। ये और इसमें क्या लिखना है हमें, एक अगला पॉइंट लिखोगे कि एक्समो, एक्सीमो, 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 एक्समो, एक्समो जो जनजाति है, एक ट्राइब्स है, मतलब एक्समो जनजाति है जो यहाँ पे इग्लू के घर बना के रहते हैं। कैसे, इग्लू घर। तो एक्समो के जो घर रहते हैं उनको इग्लू बोलते हैं, बर्फ़ के एकदम बने रहते हैं। आप इसकी इमेज देख सकते हो, मतलब इंटरनेट पे जब भी कोई चीज़ पढ़ाऊँ तो ऐसा कुछ नाम आए तो उसकी तुरंत इमेज देखो। देखो कोई भी चीज़ है, अगर उसकी इमेज एक बार दिमाग में क्लियर होगी तो उतना ही ज़्यादा अच्छा।
के लिए होगा। तो ये हो गई आपकी ग्रेट बियर झील के बारे में। इतना याद रखना है कि आर्कटिक के मध्य आर्कटिक वृत्त इसके मध्य से होकर गुजरता है, रेडियम यहाँ पे अयस्क प्राप्त होता है, एक्समो जनजाति जो यहाँ पे है इग्लू के घर बना के यहाँ पे रहती है। तो सेकंड झील की हम बात करें तो वो हमारी आ रही है ग्रेट स्लैब। थोड़ी ग्लेट स्लैब इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक नदी निकलती है, ये आपने देखा मैकेंजी की खाड़ी और यहीं से एक नदी निकलती है और जो नदी का नाम है वो है मैकेंजी नदी, और इसी झील से निकलती है जाके मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। तो ये कहाँ से निकल रही है? दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है। तो इस जो नदी का नाम है इसका नाम है मैकेंजी नदी। तो ये आप लिख लोगे कि मैकेंजी जो रिवर है वो आपकी ग्रेट स्लैब नदी से निकलती है और जाके गिरती है जाके मैकेंजी की खाड़ी में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपने यहाँ देखा कि मैकेंजी की खाड़ी में देखें। हम नेक्स्ट बात करें अगर तो ये आप लिख लेना इसी में, मैं नहीं लिखा रहे, ये मैं छोड़ रहा सेकंड नंबर पे। आपकी कौन सी थी? ग्रेट स्लैब। फिर अगली हम बात करते हैं तो अगली आपकी है अथाबस्का। अथाबस्का, तो अथाबस्का भी इम्पोर्टेंट है कुछ, क्योंकि अथाबस्का जो लेक है, अथाबस्का जो लेक है इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। यहाँ क्या पाया जाता है? यूरेनियम। तो इसके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो विस्फोटक पदार्थ रहते हैं यूरेनियम पाया जाता है इस झील के पास। तो ये हो जाएगी आपकी। चौथी देखिए रेनियर या रेंडियर बोलते हैं इसी को, या इसी को बोलते हैं रेनियर। तो थोड़ी सी ये भी हम देख लें कि रेनियर और इस झील के बारे में हल्की सी हम बात कर लें रेनियर के बारे में, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो बनी है ये हिमनद मतलब कि बर्फ़ के पिघलने पे ये बन जाती है, क्योंकि जब ग्रीष्मकाल का मौसम आता क्या रहती। बाकी ये सब झीलें ऊपर है, आर्कटिक सर्किल के पास है, तो तुम्हें पता है कि इस वाले एरिया में ज़्यादातर महीनों में बर्फ़ ही जमी रहती है। तो यहाँ पे सारी नदियाँ हिमनदी झीलें हैं, मतलब कि हिमनद हो जाता पूरा। फिर जब पिघल जाती हैं ये झीलें तो कंडीशन क्या आती है कि फिर 4 या 5 महीने के बीच में ये पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो रेनियर या रेंडियर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक स्पेशली रेनियर या रेंडियर, तो रेनियर या इसको रेंडियर बोलते हैं, चौथे नंबर की झील है रेनियर या रेंडियर। तो यहाँ पे रेनियर या रेंडियर अलग अलग ऐसे अलग अलग बुकों में मिलता है, लेकिन हम स्पेशली इसको रेंडियर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर रेंडियर नाम की एक जनजाति है जो इसके आसपास पाई जाती है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि आपको कि रेंडियर नाम की जनजाति या रेंडियर, जैसे एक मैंने जनजाति बताई आपकी कौन सी, एक्समो तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एक्समो पूछा गया कि एक्समो ट्राइब है कहाँ की। तो दूसरा आएगा रेनियर या रेंडियर बोलते, तो यहाँ पर रेंडियर नाम की ट्राइब्स मिलेगी, रेंडियर। तो रेंडियर जनजाति के झुंड मिलते हैं, जनजाति के झुंड मिलते हैं, जिस वजह से इसके पूरे आसपास मिलेंगे, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? रेंडियर मतलब ट्राइब्स बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपने यहाँ मैं जो बता रहा कि यहाँ पे झीलों में कितना पढ़ना है, बाकी पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। ये सारी की सारी आप बताइए कि आर्कटिक सर्किल के पास है तो मीठी होंगी कि खारे पानी की झीलें होंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि पूरा बर्फ से बनी हुई झीलें हैं, तो बेसिक है कि सारी की सारी जो झीलें वो कैसी हैं? आपके मीठे पानी की झील। अब हम अगली झील की बात करते हैं, मुझे लास्ट है आपकी कनाडा की, जो स्पेशली आपको कनाडा के बारे में पढ़ना था, मतलब कनाडा के जो झीलों के बारे में जानना था, वो आपकी है विनिपेग झील। तो विनिपेग झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी और विनिपेग के बारे में जो हमें जानना है, मैं यहाँ बता दूँ कि विनिपेग जो है ये पूरा का पूरा एरिया, ये विनिपेग का पूरा दलदली एरिया है। इसके आसपास आप देखोगे विनिपेग के पास में ये पूरा जो एरिया मिलेगा दलदली है, पूरा एरिया यहाँ पे बगल से ऐसा ऐसा दलदली एरिया मिलेगा। ये पूरा एरिया आपका दलदली है और घास के मैदान। और इस वाले एरिया में पूरे में बता दूं, ये पूरा जो पट्टी दिख रही है, एक पट्टी विनिपेग के नीचे मिलती जो हल्की कनाडा में से लेके और उत्तर अमेरिका, मतलब कि ये वाली जो पट्टी है ये आपकी USA इस वाले भाग में पूरी मिल जाएगी और इस पूरे घास का मैदान बनाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम विनिपेग के बारे में? तो विनिपेग के बारे में आप लिखोगे कि विनिपेग झील, तो इसके बारे में आप लिखोगे कि दलदली, इसके चारों तरफ दलदली क्षेत्र पाया जाता है, मतलब कि घास का मैदान है पूरा का पूरा, चारों ओर
दलदली क्षेत्र मिलता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए दलदली क्षेत्र के बाद यहाँ पे मैंने बताया कि दलदली क्षेत्र मिलता है और घास के मैदान पाए जाते हैं। चारों ओर घास मिलेगी, दलदली क्षेत्र है, घास पाई जाती है या घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इस जो घास के मैदान को है इसको बोलते हैं हम प्रेरीज, प्रेरी बोलते हैं। यहाँ ये जो घास का मैदान है ये आपका शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा है? शीतोष्ण घास का मैदान। तो क्वेश्चन आता है कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पे मिलते हैं? तो उत्तर अमेरिका। अगर आपका आ जाए कि कहाँ पे मिलते, तो कनाडा और मतलब कि कनाडा और यूएसए दोनों भाग में। विनिपेग की एक खासियत और है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे पूरा का पूरा अच्छा खासा मतलब कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा खासा मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन किया जा रहा है। जो फसलें हैं मतलब जो फसल है, हाँ, उसका अच्छा खासा प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में फसलें मिलेंगी। तो यहाँ पे जो चीज़ मिलेगी आपको देखने को, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहेगा कि पूरे इस एरिया में, इसी विनिपेग में, इस वाले एरिया को, इसलिए विनिपेग को क्या विश्व की गेहूं की मंडी है कि क्या कहते हैं, गेहूं की मंडी की इनको संज्ञा दी गई है। क्या दिया गया? विनिपेग को यहाँ पे विश्व की गेहूं की मंडी की टाइटल दिया गया है। तो आप लिखना विश्व की गेहूं की मंडी, विश्व की गेहूं की मंडी तो ये हो जाएगा। क्योंकि इस वाली मात्रा में यहाँ पे देखोगे अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है मैं बता दूं, उत्पादन जो होता है वो होता है आपका गेहूं का और मक्का और ज्वार, इन चीज़ों का बहुत अच्छी खासी मात्रा में रहता है। जिस वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी खासी मात्रा में घास जो रहती है बहुत ज़्यादा ये फर्टिलाइज रहती है। मतलब कि इसको जानवर खा के, इसमें बहुत अच्छा पोषाहार रहेगा जिससे जानवर खा करके कम समय में अच्छा खासा मतलब कि दूध का प्रोडक्शन करेंगे, मांस का प्रोडक्शन करेंगे। तो अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पशुपालन है, ये एग्रीकल्चर है, बहुत अच्छा किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कनाडा की झीलें। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं यूएसए की लेक। तो ये मैंने बताया कि आर्कटिक सर्किल के बारे में बताया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन कैसे भरे, ये थोड़ा मैंने डिफरेंट इसलिए बताया क्योंकि अभी यहीं पे बता दें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट मतलब कि आगे कैसे पढ़ना है। तो ये मैंने कनाडा की झीलों की बात की। नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा आगे झीलों का ही रहेगा। तो इसमें हम यूएसए और भी जो कुछ लेके हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हम मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।